नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक कड़ी के अंदर हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था द डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख साम्राज्य हम पढ़ने जा रहे थे और इसके अंदर हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी ली, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य का मगध महासाम्राज्य के ऊपर उद्भव होना, नंद वंश की डिटेल, साथ ही हमने सिकंदर महान और चाणक्य की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं मौर्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। बहुत सारी नई कड़ियाँ आप जानेंगे मौर्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत यानी साधन के बारे में, और इसके बदौलत हम ये भी जान लेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो ऐतिहासिक जानकारी हैं हमें किन किन ग्रंथों से पढ़ने को मिलती हैं, चाहे वो संस्कृत के साहित्य हो या फिर अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य, यूनानी साहित्य या फिर अन्य भाषा जैसे पाली भाषा या संस्कृत साहित्य की भाषाएं जो साहित्य हैं, उनमें मौर्य साम्राज्य की डिटेल जो ऐतिहासिक जानकारी हैं हमें किन किन के माध्यम से जानने को मिलती हैं, इसके बारे में हम सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं और उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मौर्य कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इनके बारे में शुरू करने जा रहे हैं जानकारी मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 के तहत। साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से हम सबसे पहले वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है इसका जो शासकीय ऐतिहासिक समय जो बताया जाता है वो बताया जाता है आपके 323 ईसा पूर्व से लगाकर 185 बीसी या ईसा पूर्व तक इनका साम्राज्य शासन काल बताया जाता है। हमने पहले बात कर चुके हम पहले कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो प्रतिष्ठित शासक हुए हैं इनमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार है, सम्राट अशोक है, और अगर बात करें अंतिम शासक की तो उसका नाम बताया जाता है बृहदत्त मौर्य। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत की। तो शासनकालीन समय के बारे में हमने जान लिया, साथ ही अब हम बात कर लेते हैं मौर्य काल का जो शासकीय चिन्ह है वो क्या बताया जाता है। तो मौर्यकालीन जो शासकीय चिन्ह हमें देखने को मिलता है साथियों वो मयूर यानी मोर बताया जाता है इनका शासकीय चिन्ह। अगर मौर्य कालीन जो शासन है इस काल की मुद्रा की बात करें तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे पण के नाम से जाना जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत जो साधन है इतिहास को जानने के उसके बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर के माध्यम से हम बात कर लेते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य वे कौन कौन से संस्कृत साहित्य हैं जिससे अपने को जानने को मिलता है मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक जानकारी। तो संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम जिस साहित्य का नाम आता है उसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे साथियों। इसकी रचना काल, इसकी खोज, इनका पुनः संकलित है और इसके अंदर अधिकरण, अध्याय या पाठ को क्या कहा जाता है यह भी हम जानकारी जरूर लेंगे। पहला जो संस्कृत साहित्य देखने को मिलता है उसका नाम है आपके अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अलावा दूसरा कौन सा संस्कृत साहित्य है जिससे हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी जानने को मिलती है, तो इनमें नाम आता है पुराणों का। पुराण कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो पुराण टोटल बताया जाता है 18। अगर पूछ ले कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है आख्यान, और इनमें सर्वदा सबसे पुराना जो पुराण देखने को मिलता है उसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों के अंदर जिनकी रचना संस्कृत में हुई जिससे हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3, तीसरा जो ऐतिहासिक संस्कृत साहित्य का जो एक ग्रंथ रचना जो देखने को मिलती है उसका नाम बताया जाता है मुद्रा राक्षस। क्या नाम बताया जाता है? मुद्रा राक्षस। अगर पूछ ले कि मुद्रा राक्षस का जो रचना है वो किस ऐतिहासिक शासन काल के समय हुई तो नाम आता है गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश के समय
इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके रचनाकार का नाम पूछा जा सकता है तो रचनाकार का नाम है विशाखदत्त। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। चौथा जो संस्कृत साहित्य हमें देखने को मिलता है जिसमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है साथियों, उसमें नाम आता है कथा सरित सागर। क्या नाम आता है? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जिसमें हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती। अगर इसके रचनाकार का नाम पूछे तो नाम बताना है सोमदेव। और अगला जो संस्कृत साहित्य हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है वृत्त कथा मंजरी। वृत्त कथा मंजरी जो है इसकी रचना किसने की ये भी पूछा जा सकता है। वृत्त कथा मंजरी, वृत्त कथा मंजरी जो है इस ग्रंथ की जो रचना है साथियों वह करने वाला जो प्रमुख साहित्यकार था संस्कृत का उसे घुणाडे के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों हमने संस्कृत साहित्यों का लेखा जोखा कर लिया जिसमें हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक स्रोत की जो है आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से बताए जाते हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास या ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद के द्वारा खनन करके उन सारी वस्तुओं को कलेक्ट किया गया, म्यूजियम के अंदर रखा गया जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। तो इसमें सबसे पहले वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है पटना। पटना वर्तमान बिहार में जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य, पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के किसके लकड़ी के राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का महल। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का महल बनवाया गया था कहाँ पर? पटना स्थित। इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं आपके उत्तरी चमकदार काले मर्तभांड। उत्तरी चमकदार काले मर्तभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। अब मौर्यकालीन जो मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं वो उत्तरी चमकदार जो घड़ा बनाया जाता थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो चमकदार यानी इनके ऊपर जो कलर का संयोजन किया जाता था, प्राकृतिक जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के माध्यम से कलर बनाए जाते थे वो दिखने में चमकदार होते थे। उत्तरी चमकदार काले मर्तभांडों से हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी के डिटेल हमें पढ़ने को मिलती हैं। साथियों अगर पूछ ले राजस्थान में मौर्यों की जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है जिसका प्रारंभिक जो शासक हुआ था उसे चित्रांगद मौर्य के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो शासक बताया जाता है ऐतिहासिक उसे मान मौर्य के नाम से जाना जाता है। मान मौर्य जो हैं इसके समकालीन शासक का नाम बप्पा रावल के नाम से इन्हें उल्लेखित किया जाता है। तो साथियों हमने मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत के अंदर संस्कृत साहित्य पुरातात्विक साहित्यों की विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्यों की। वे कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। लेकिन बौद्ध जो साहित्य हैं अक्सर ये किन किन भाषाओं के अंदर रचे गए हैं अक्सर ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बौद्ध साहित्य जो हैं इन्हें ज़्यादातर जो भाषा में रचा गया, पहली भाषा का नाम है आपके पाली और दूसरी भाषा का नाम बताया जाता है संस्कृत। तो अगर अपने से पूछ ले कि बौद्ध वे कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं पाली। पाली भाषा के अंदर जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं इनमें पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है द्वीपवंश, महावंश।
अगर पूछ ले कि श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ को क्या कहते हैं, द्वीपवंश महावंश। अगर पूछ ले कि तिब्बत के ऐतिहासिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत का एक इतिहासकार त से तिब्बत, त से तारानाथ, त से तंग्यूर, क से कंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ के अंदर, जिसमें हमें तिब्बत का इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो पाली भाषा का पहला ग्रंथ द्वीपवंश महावंश जो श्रीलंका का इतिहास बताता है, इससे हमें जानकारी मिलती है। और दूसरे जो ग्रंथ और अन्य देखने को मिलते हैं, उनका नाम दिव्यवदान, दिव्यवदान भी पाली भाषा के अंदर रचित है। और अगला एक ग्रंथ है जिसे मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्हो जो जानकारी है, हमें मेनांडर के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है, जो बौद्ध भिक्षु से वाद विवाद का प्रसंग, इसमें ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। तो पाली भाषा का द्वीपवंश, महावंश, दिव्यवदान और मिलिंद पन्हो प्रमुख साहित्य देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में अगर पूछ ले संस्कृत का बौद्ध साहित्य कौन सा है, तो इसमें नाम आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मूलकल्प यह संस्कृत साहित्य है जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो साथियों, संस्कृत साहित्य, पुरातात्विक स्रोत और बौद्ध साहित्यों की जानकारी हम ले चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनानी साहित्यों की। यूनानी कौन कौन से साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो मौर्य साहित्य यूनानी साहित्य जो देखने को मिलता है, इनमें सबसे पहले जो ग्रंथ हैं उसका नाम बताया जाता है आपके इंडिका। पहला ग्रंथ हो गया इंडिका। और दूसरा जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, जो यूनानियों की देन है, ग्रीक भाषा के अंदर लिखे गए थे, उसका नाम बताया जाता है आपके नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखा गया था, ऐसा भी सवाल अपने से पूछा जा सकता है। तो दोनों के रचनाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिका जो ग्रीक भाषा का मौर्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ हमें जानने को मिलता है, इसकी रचना करने वाला था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर बात करें नेचुरल हिस्ट्री की, तो नेचुरल हिस्ट्री लिखने वाला था प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर यह रचनाकार जिनके माध्यम से हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। संस्कृत साहित्यों के अंदर अर्थशास्त्र, पुराणों, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी। और इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत जिनमें पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के नक्काशीदार जो राजमहल देखे गए हैं, उनसे हमें ये मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी, और उसके अलावा उत्तरी चमकदार काले मर्तबांड भी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य जो भाषा पाली और संस्कृत में रचे गए थे, अगर बात करें संस्कृत साहित्यों की, तो इसमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प का नाम आता है। इसके अलावा अगर बात करें पाली भाषा की, तो पाली भाषा जो है इनमें द्वीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, मिलिंद पन्हो के जरिए हमें मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने मिलती है। अगर बात करें यूनानियों के साहित्यों की, यूनानी साहित्यों की, तो इनमें नाम आता है सर्वप्रथम इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, और नेचुरल हिस्ट्री जो है यह लिखी गई थी प्लिनी द एल्डर। मेगास्थनीज के द्वारा जो ये वर्णन, ये डिटेल हमें पढ़ने को मिलती हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल आपके सिकंदर महान की भी पढ़ने को मिलती हैं। साथियों, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिकंदर महान की मृत्यु से संबंधित चर्चा की थी। तो सिकंदर महान की जो मृत्यु है यह 33 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 33 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु बताई जाती है बेबीलोनिया के अंदर। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर 31 बता लिया, इसको हम मैनेज कर लेते हैं वापस। अब हम बात कर लेते हैं कि मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, इनमें
मोटा मोटी तौर पर कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनकी डिटेल हमें पूछी जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मुद्रा राक्षस है, इसके अलावा अर्थशास्त्र हैं, एक दो ग्रंथ और हैं जिनकी हम सविस्तार जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। साथियों अब हम बात कर लेते हैं बड़े पैमाने पर अर्थशास्त्र और इसके साथ में मुद्रा राक्षस और राजतरंगिणी की जो विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम डिटेल लेने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, अर्थशास्त्र की खोज कब हुई थी, अर्थशास्त्र जो है यह ग्रंथ सबसे पहले किसको मिला था, किस अवस्था के अंदर था, इसमें हमें और क्या पढ़ने को मिलता है, ये जानकारी अर्थशास्त्र से निकलकर सामने आती है। तो सबसे पहले हम डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। नंबर 1 जो ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें बड़े पैमाने पर मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। अर्थशास्त्र जो है इसके रचनाकार का अगर जिक्र आता है तो नाम आता है विष्णुगुप्त। विष्णु जो गुप्त हैं यह अर्थशास्त्र का रचनाकार बताया जाता है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो विष्णुगुप्त को कौटिल्य और इसके साथ ही इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चाणक्य के नाम से भी विष्णुगुप्त को जाना जाता है। बात करते हैं कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ हैं इसमें कितने अध्याय हैं, अध्याय को क्या कहते हैं और अन्य भाग इसके कितने देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के अध्याय की। अर्थशास्त्र जो है इसमें टोटल कुल 15 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें अधिकरण के नाम से जाना जाता है। तो पूछ ले कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र में अधिकरण अर्थात अध्याय 15 पढ़ने को मिलते हैं। बात करें अगर इसके प्रकरण की, प्रकरण कितने देखने को मिलते हैं अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण हमें देखने को मिलते हैं। बात करें कि 15 जो अधिकरण हैं इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो अधिकरण हमसे जिसमें हमें ऐतिहासिक जानकारी जानने को मिलती है वह कौन कौन से हैं, तो अधिकरण संख्या हम ले लेते हैं। सबसे पहले अधिकरण संख्या 6 व 15 में, अधिकरण संख्या 6 व 15 में हमें क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो अधिकरण संख्या 6 व 15 में चाणक्य जो है इसने क्या जानकारी हमें बताई है, तो चाणक्य ने एक राज्य के इम्पोर्टेंट या प्रमुख सप्तांग की जानकारी हमें बताई है। प्रमुख सप्तांग, सप्तांग का अर्थ होता है 7 अंग। एक राज्य जिसके 7 अंग बहुत ही जरूरी बताए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं, ये चाणक्य ने बताया है। किस में बताया है? अधिकरण संख्या 6 व 15 में। तो राज्य के प्रमुख जो 7 अंग बताए जाते हैं, जिनमें राजा हो, राज्य का साम्राज्य हो, राज्य का साम्राज्यिक क्षेत्र हो, राजा के पास में सेना हो, राजा के पास में दुर्ग हो, ऐसे करते करते 7 प्रमुख अंग बताए गए हैं अधिकरण संख्या 6 व अधिकरण संख्या 15 के अंदर। फिर बात करते हैं कि राज्य के जो 7 अंग बताए जाते हैं जिन्हें सप्तांग कहते हैं, इनमें जो प्रमुख रूप से दुर्ग बताए जाते हैं, दुर्ग बताए जाते हैं अपने को शुक्र नीति। शुक्र नीति में जिक्र किया है चाणक्य ने दुर्गों का। कितने दुर्गों के प्रकारों के बारे में बताया है चाणक्य ने, तो 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अधिकरण संख्या 6 व 15 के शुक्र नीति के अंदर इसका वर्णन किया, जिनमें जो दुर्ग बताए जाते हैं, जिन्हें दानवीय दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, इसके अलावा पारिक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, एरन दुर्ग है, आर्णीय दुर्ग आदि जैसे प्रकार करके 9 प्रकार के दुर्गों की डिटेल हमें पढ़ने को किस में मिलती है? शुक्र नीति के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ हैं यह
किस रूप में हमें देखने को मिलता है? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है यह गद्य व पद्य भाषा में रचित था। किस में रचित था? गद्य व पद्य भाषा के अंदर रचित था अर्थशास्त्र। और अगर पूछ ले अपने से कि अर्थशास्त्र की खोज कब हुई, तो अर्थशास्त्र की जो खोज देखी जाती है 1905 ईस्वी के अंदर। 1905 ईस्वी में अर्थशास्त्र की जो खोज है यह कहाँ हुई थी? तो जगह का नाम बताया जाता है तंजौर। तंजौर में एक ब्राह्मण द्वारा हस्तलिखित, कैसी भाई? हस्तलिखित जो ये ग्रंथ हैं, हस्तलिखित रचना जो है यह ले जाकर किसको सुपुर्द की गई? तो तंजौर के एक ब्राह्मण के द्वारा ये हस्तलिखित जो ग्रंथ है पांडुलिपि के अंदर मिला था। यह पांडुलिपि मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष, मैसूर के मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष जिसका नाम बताया जाता है राम शास्त्री को सुपुर्द की गई थी। अब राम शास्त्री जो हैं इन्होंने इसका जो नया इनका प्रकाशन करवाया है राम शास्त्री ने, वो कब करवाया? तो नया जो प्रकाशन हमें देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है 1909 ईस्वी के अंदर इसका नया प्रकाशन करवाया गया था राम शास्त्री के द्वारा। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार, इनके अधिकरण संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। शुक्र नीति में बताए गए दुर्गों के प्रकार भी हमसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र जो ये ग्रंथ हैं इसमें हमें और क्या जानकारी पढ़ने को मिलती है, विषय वस्तु की बात करें हम, विषय वस्तु, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ हैं इसके विषय वस्तु की बात करें तो हमें इसमें और क्या पढ़ने को मिलता है? बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जानकारी की बात करें तो मौर्य प्रशासन, रणनीति और आर्थिक जो स्थिति हैं इसका लेखा जोखा किया गया था अर्थशास्त्र के अंदर। चूंकि अर्थशास्त्र वह ग्रंथ था जिसमें मगध महासाम्राज्यकालीन 5 प्रमुख वस्तुएं क्षेत्र से संबंधित बताई जाती है, जिनमें घोड़े बताए जाते हैं, बाट के पत्र बताए जाते हैं, कंबल बताई जाती है, सूती वस्त्र बताए जाते हैं, हाथी बताए जाते हैं। ये किन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर ये पाए जाते थे, इनके संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो ये जानकारी है आप इसको अपने फ़ोन के माध्यम से, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनके नोट्स जो है वो संजो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित जो 5 प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख है वो कौन कौन सी है, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। अब अर्थशास्त्र के अंदर 5 प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी बताई जाती हैं इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में वर्णित 5 प्रमुख वस्तुएं, अर्थशास्त्र में वर्णित 5 प्रमुख जो वस्तुएं हैं वो किस साम्राज्य के काल की प्रसिद्ध हुई? तो पीछे लिख लेना है अपने को, मगध महासाम्राज्य के समय 5 वस्तुएं कौन कौन सी प्रसिद्ध हुई थी, किस क्षेत्र से संबंध बताया जाता है? तो इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, पहली वस्तु की बात करते हैं और वो वस्तु हैं आपके कंबल। कंबल किस क्षेत्र से संबंधित बताई जाती है जहाँ पर बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता था और अन्य क्षेत्रों के अंदर इनको भेजा जाता था बेचने के लिए। तो कंबल का जो सबसे बड़ा निर्यातक या फिर क्षेत्र जहाँ पर बनाई जाती थी कंबल, उस क्षेत्र का नाम बताया जाता है नेपाल। अगर पूछ ले कि नेपाल में शिव का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। तो एक वस्तु का हमने जानकारी ले ली है। दूसरी जो वस्तु हमें देखने को मिलती है उसका नाम है आपके हाथी। हाथी सर्वाधिक किन क्षेत्रों के अंदर अवेलेबल बताए जाते हैं? तो हाथियों के लिए जगह बताई जाती है अंग और दूसरी जगह बताई जाती है कलिंग।
चूंकि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जिसे कलिंग युद्ध, जो आपके 261 ईसा पूर्व के अंदर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग शासन के ऊपर अटैक करके जो लड़ा गया था, वो केवल बताया जाता है हाथियों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो 2 वस्तुओं के बारे में जानकारी हमने ले ली है। तीसरा जो वस्त्र बताया जाता है, वस्तु बताई जाती है, वो बताई जाती है नंबर 3 बाट पत्थर। बाट पत्थर कहाँ के इंपॉर्टेंट बताए जाते थे मगध महासाम्राज्य में? तो बाट के जो पत्र बताए जाते हैं ये बताए जाते हैं मगध क्षेत्र से। कहाँ से बताए जाते हैं? मगध क्षेत्र के प्रमुख बताए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 4, चौथी जो इंपॉर्टेंट वस्तु हैं वो हैं आपके सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध बताए जाते हैं प्राचीन मौर्यकालीन ऐतिहासिक समय में? तो जगह का नाम बताया जाता है काशी। काशी में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का व्यापार जो चलता था, व्यापारिक स्थल के रूप में यह हमें देखने को मिलता है। 5वां जो प्रमुख वस्तु देखने को मिलता है, ऐतिहासिक वस्तु जो मगध महासाम्राज्य में बड़े पैमाने पर चर्चित थी, उसका नाम बताया जाता है आपके घोड़ा। घोड़ा 5वीं वस्तु। घोड़ा जो है ये किस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध बताया जाता है? तो नाम आता है कंबोज। कंबोज, कंबोज क्षेत्र बताया जाता है घोड़े के लिए। तो साथियों, हमने अर्थशास्त्र में वर्णित 5 प्रमुख वस्तुओं से संबंधित जानकारी ले ली, जिनमें कंबल नेपाल से, हाथी, अंग और कलिंग, बाट के पत्र मगध महासाम्राज्य, सूती वस्त्र काशी महाजनपद, और घोड़ा जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बताए जाते थे व्यापारिक स्थल के रूप में, कंबोज के रूप में। साथियों, हमने अर्थशास्त्र की सविस्तार जानकारी ले ली। अब अर्थशास्त्र के बाद में दूसरा जो प्रमाणिक जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार के बारे में बात करते हैं, विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, और कौन सी ऐतिहासिक जानकारी जो सबसे प्रसिद्ध जानकारी हमें देखने को मिलती है, हम बात कर लेते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? यह भारत का ऐतिहासिक किस रूप में ग्रंथ देखने को मिलता है? नंबर 2 मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई और किस काल में की गई है, सवाल पूछा जा सकता है। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना है की गई थी विशाखदत्त के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विशाखदत्त के द्वारा की गई थी। और किस साम्राज्य के समकालीन की गई थी? तो साम्राज्य का नाम बताया जाता है गुप्त। गुप्त साम्राज्य में इस ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार की जानकारी हमने ले ली है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ हैं इसमें विषय वस्तु हमें क्या पढ़ने को मिलती हैं? विषय वस्तु क्या देखने को मिलते हैं मुद्रा राक्षस के अंदर? तो सबसे पहले नंद वंश का पतन। नंद वंश का पतन, नंद वंश का पतन, और इसके साथ में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जिक्र भी हमें मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक ग्रंथ से जानने को मिलता है। बात करते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यह है कि मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है यह प्राचीन भारत का एकमात्र जासूसी ग्रंथ था। प्राचीन भारत का एकमात्र जासूसी ग्रंथ कौन सा देखने को हमें मिलता है? तो नाम आता है मुद्रा राक्षस, जिसमें जासूसी से संबंधित गतिविधियों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। अब मुद्रा राक्षस जो है वो दूसरी ऐतिहासिक जो जानकारी हमें क्या पढ़ने को मिलती है मुद्रा राक्षस के अंदर? तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्हें
निम्न कुल का बताया गया है। किस कुल का बताया गया है? निम्न कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और निम्न कुल का जो नाम हमें मिला है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल बताया गया। क्या बताया गया है? वर्षल का अर्थ होता है निम्न कुल को, निम्न वंश को फॉलो करना वाला, निम्न वंश से संबंधित राजा। अब हम बात करते इसके अलावा हमें मुद्रा राक्षस में क्या पढ़ने को मिलता है? तो पढ़ने को मिलता है चाणक्य का षड्यंत्र। चाणक्य का षड्यंत्र जो गणानंद के खिलाफ हुआ था, चाणक्य का षड्यंत्र और गणानंद का पतन हमें किस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार, साम्राज्य जिस समय ये रचना हुई है, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु और इसकी और ऐतिहासिक क्या जानकारी है उसके बारे में हमने लेखा जोखा किया है। मुद्रा राक्षस के बाद में अगला जो ऐतिहासिक ग्रंथ है साथियों, उसका नाम है आपके राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी की रचना, इसमें और किस क्षेत्र का इतिहास हमें देखने को मिलता है? राजतरंगिणी में और किस वंश का जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है? श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कश्मीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और भारत का एकमात्र निष्पक्ष ग्रंथ कौन सा है? ऐसे सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा जो ऐतिहासिक ग्रंथ हम जानकारी ले लेते हैं मौर्य साम्राज्य के समकालीन, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसकी ऐतिहासिक जानकारी पढ़ लेते हैं। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसका शब्दार्थ बताया जाता है, शब्द का अर्थ बताया जाता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, राजाओं की नदी से संबंधित इसका अर्थ बताया जाता है राजतरंगिणी का। अब बात करते हैं राजतरंगिणी जो है इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना जो की गई है, क से कलहण, क से कुषाण, क से कश्मीर अर्थात कलहण के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो भारतीय इतिहास के अंदर कलहण का नाम भी आता है, जलहण का नाम भी आता है, विलहण का नाम भी आता है। अपनी को टू माइंड नहीं होना है। तो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है किसके द्वारा रचा गया था? कलहण के द्वारा रचा गया था। राजतरंगिणी जो है इसकी अगर बात करें, इसकी विषय वस्तु या इसके भाग की बात करें, तो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसमें 8 तरंग हमें देखने को मिलते हैं। तरंग का अर्थ होता है भाग। तरंग का अर्थ क्या होता है? भाग होता है। और 8 तरंगे जो हमें देखने को मिलती हैं राजतरंगिणी, जिसमें हमें इतिहास किस किस का पढ़ने को मिलता है, तो इस ग्रंथ के माध्यम से हमें कश्मीर का इतिहास, किसका? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, साथ ही कश्मीर स्थित कारकोट वंश और कारकोट वंश के अलावा लोहार वंश का ऐतिहासिक जानकारी हमें किस में पढ़ने को मिलता है? राजतरंगिणी के अंदर पढ़ने को मिलता है। बात करें राजतरंगिणी जो है इसका रचना काल कौन सा बताया जाता है? तो 1047 ईस्वी से लगाकर 1049 ईस्वी तक इसकी रचना का काल बताया जाता है, जो किसके द्वारा? कलहण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब राजतरंगिणी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इससे संबंधित सवाल कौन से पूछे जाते हैं साथियों? तो राजतरंगिणी जो है इसमें विषय वस्तु के तहत ये पूछा जाता है। विषय वस्तु देख लेते हैं हम। विषय वस्तु के तहत ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में वर्णित कश्मीर की स्थापना और श्रीनगर की स्थापना, तो इसमें बताया गया कि श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो बताई जाती हैं यह सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक द्वारा स्थापित श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा। अगर पूछ ले कश्मीर की स्थापना, कश्मीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कश्मीर की स्थापना बताई जाती है जल्लोक द्वारा। जल्लोक द्वारा
कश्मीर की स्थापना की गई थी। साथियों, कश्मीर जो है भारतीय क्षेत्र जो है भारत, इसमें स्वर्ग की उपमा दी गई है कश्मीर को। कश्मीर जिससे संबंधित अगर टूरिज्म का अगर कोई वाक्य ध्येय सामने आता है तो वो है आपके इनक्रेडिबल इंडिया, जिसे धरती पर स्वर्ग की उपमा दी गई है, जिसमें निशात पार्क, शालीमार बाग, मुगल गार्डन, लाल चौक, डल झील आदि बहुत ही प्रसिद्ध जो नज़ारे देखने को मिलते हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर से संबंधित एक छोटा सा श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुस्न पहाड़ों का जहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का, यहाँ पर जो लगातार महीने जो मास देखने को मिलता है, मौसम देखने को मिलता है, अक्सर यहाँ पर जाड़ों का अर्थात सर्दी का मौसम हमें देखने को मिलता है। तो राज तरंगिनी की रचना, अर्थ, इसके तरंग और इसमें विषय वस्तु जो वर्णित हैं, इसका सविस्तार हमने वर्णन किया। साथियों हमने आज के इस चैप्टर के माध्यम से मौर्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत, चाहे वो संस्कृत हो, बौद्ध साहित्य हो, यूनानी साहित्य या फिर पुरातात्विक स्रोत, और इसके अलावा 3 से 4 हमने ऐतिहासिक ग्रंथों की सविस्तार जानकारी ली। धन्यवाद।